Now today we will start with res judicata and representative suits. So for that purpose you need to refer to explanation 6. What does explanation 6 says? It says when a person litigate bona fide in respect of a public right or of a private right claimed in common for themselves and others, all persons interested in such right shall for the purpose of this section be deemed to claim under the person so litigating. अब देखिए इसमें जो मेन वर्ड है वो है लिटिगेट बोनाफाइड, ठीक है, ये दोनों मेन वर्ड्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है. एंड देन यू नीड टू एम्फोसाइज ऑन द वर्ड्स क्लेम्ड इन कॉमन फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स. जो पब्लिक और प्राइवेट राइट है इट शुड बी क्लेम इन कॉमन फॉर देमसेल्व्स और अदर्स. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखिए एक्सप्लेनेशन 6 जो है ये सूट्स इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी को डील करती है एज अपोज टू सूट्स फाइल्ड इन प्राइवेट कैपेसिटी. जब ऑर्डिनरली ए एंड बी आर सुइंग ईच अदर तो ये सूट इन प्राइवेट कैपेसिटी है. लेकिन मान लीजिए मैं एक हाउसिंग सोसाइटी को सू करना चाहता हूँ. उस हाउसिंग सोसाइटी में तो बहुत सारे मेंबर होंगे, है कि नहीं? तो उसमें मैं ये कर सकता हूँ कि हाउसिंग सोसाइटी में जो चेयरमैन ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी है उसको मेन पार्टी बना दूँ. लेकिन चेयरमैन ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी जब डिफेंड कर रहा होगा तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में डिफेंड कर रहा है, ठीक है. ही इज डिफेंडिंग इन द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी, नॉट जस्ट हिमसेल्फ. तो जो भी डिक्री आएगी इट विल बाइंड हिम ऑल्सो and all the members of the housing society even though they might not be on record. वो रिकॉर्ड पे नहीं भी होंगे तब भी उनको बाइंड करेगी डिक्री. वैसे ही अगर मैं किसी हिंदू जॉइंट फैमिली के कर्ता को सू कर रहा हूँ उसकी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में और कर्ता डिफेंड कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो कर्ता है, कर्ता इज अ लीगल टर्म बाय द वे, जो कर्ता है ही इज डिफेंडिंग इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी. जो भी उसके खिलाफ डिक्री आएगी इट विल बाइंड द इंटायर जॉइंट फैमिली एज वेल, या अगर उसके फेवर में आ गई तो इट विल बाइंड द इंटायर जॉइंट फैमिली एज वेल, उसके बेनिफिट में होगी. तो जो भी रिजल्ट होगा इट विल बाइंड द पर्सन वो इज सुइंग इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी और इज डिफेंडिंग इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, and it will bind all the other persons who are being so represented. ठीक है, तो मतलब जो रिप्रेजेंट कर रहा है और जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो दोनों बाइंड होंगे डिक्री से और हिंस रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा बाय द वर्च्यू ऑफ एक्सप्लेनेशन 6. ठीक है, तो जो एक्सप्लेनेशन 6 है इट इलस्ट्रेट्स वन एस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा. तो मान लीजिए अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव सूट सेक्शन 92 ऑफ द सीपीसी में ब्रॉट किया गया है, बाय दैट आई मीन मान लीजिए पब्लिक चैरिटी से रिलेटेड है, या कोई ऐसा सूट है जिसमें बहुत सारे पर्सन्स इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, और ऐसा पर्सन जो है जो सू या डिफेंड कर रहा है ही इज सुइंग और डिफेंडिंग, इन अदर वर्ड्स लिटिगेटिंग बोनाफाइड in respect of a public right or private right which is claimed common for himself and others, then in that situation res judicata would apply. ठीक है, रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा, उस पर भी अप्लाई करेगा और फिर जितने भी वो पर्सन्स हैं जिसको उसने रिप्रेजेंट किया उन पे भी डॉक्ट्रिन और रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगी. तो मेंबर ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं चेयरमैन ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लीजिए मैंने उसे सू किया किसी भी मैटर पे, वो डिफेंड कर रहा है. अब जो भी जजमेंट आएगा वो उनको तो बाइंड करेगा ही, सारे मेंबर्स ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी को भी बाइंड करेगा. अब उनमें से कोई भी एक मेंबर ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी आके ये नहीं कह सकता कि मेरा तो कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट है तो हाउ कैन आई बी बाउंडेड बाय द डिक्री. और दूसरी बात वो ये नहीं बोल सकता कि मैं तो रिकॉर्ड पे था ही नहीं. वहाँ पे जो कोर्ट है उसको एक्सप्लेनेशन 6 दिखा देगा, वो बोल देगा कि जो लिटिगेशन हुआ था इट वाज बोनाफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्राइवेट राइट, क्योंकि इस केस में प्राइवेट राइट होगा. ठीक है, द लिटिगेशन वाज बोनाफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्राइवेट राइट विच वाज कॉमन बिटवीन यू एंड अदर्स, एंड द पार्टी ऑन रिकॉर्ड which represented you was the chairman of the housing society.
Hence, the decision in that suit that happened between plaintiff and chairman of the housing society would also bind you. ठीक है, आपको भी बाइंड करेगा, आप पे भी रेस जुडिकाटा लग गया. नाउ यू कैन नॉट री एजिटेट द सेम मैटर. अब देखिए, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये सारी चीजें ऐसे ही चल जाएंगी. नो, इसके लिए एक और चीज पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऑर्डर 1 का रूल 8 जो है उसकी सारी कंडीशन से कंप्लाई करना बहुत जरूरी है. अच्छा, ऑर्डर 1 का रूल 8 क्या कहता है कि वेयर देयर आर न्यूमरस पर्संस हैविंग सेम इंटरेस्ट इन वन सूट. देखिए वहां पे कौन से वर्ड का यूज किया है, सेम इंटरेस्ट. नॉट द टर्म सेम कॉज ऑफ एक्शन बट सेम इंटरेस्ट. देन one or more of such persons may, with the permission of the court, sue or be sued or may defend such suit on behalf of the benefit of all the persons so interested. And B, the court may direct one or more persons to sue or be sued or may defend such suit on behalf of the benefit of all the persons so interested. तो या तो परमिशन ले लें आप कोर्ट की, पार्टीज ऑफ द सूट खुद ही परमिशन ले लें कोर्ट की, या कोर्ट खुद ही डायरेक्ट कर दे किसी एक पर्सन को टू सू ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स और टू डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स. अब इसमें एक चीज है, हर केस में जहां परमिशन ली गई है या जहां पे कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है ऐसा, वहां पे एट द प्लेंटिव्स एक्सपेंस नोटिस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट हर उस पर्सन को जाएगी वो इज इंटरेस्टेड इन द सूट बाय पर्सनल सर्विस, और जहां पे नंबर ऑफ पर्सन बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे हर एक पर्सन को पर्सनल नोटिस नहीं दी जा सकती, बाय पब्लिक एडवर्टाइजमेंट. तो एक नोटिस पहुँचनी बहुत ज़रूरी है, और जहाँ पे पर्सनल नोटिस हर केस में नहीं दी जा सकती, वहाँ पे जो ऐसा रिप्रेजेंटेशन है उसको पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सबको नोटिफाई किया जाएगा. फिर एनी पर्सन ऑन whose behalf or for whose benefit a suit is instituted or defended may apply to the court to be made party to such suit. अब इसमें और भी सारी चीज़ें हैं कि नो पार्ट ऑफ द क्लेम शैल बी अबैंडन्ड या विड्रॉन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट एसेट्रा एसेट्रा. रूल उसका फिर आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है ऑर्डर 1 के रूल 8 में कि व्हेन एनी पर्सन सुइंग और डिफेंडिंग इन एनी सच सूट डज नॉट प्रोसीड विद ड्यू डिलिजेंस इन द सूट, कोर्ट में सब्स्टिट्यूट इन हिज प्लेस एनी अदर पर्सन हैविंग सेम इंटरेस्ट इन द सूट. A decree passed in the suit under this rule shall be binding on all the persons on whose behalf or for whose benefit the suit is instituted or defended as the case may be. ये इंपॉर्टेंट लाइन है. अब मैं आपको बात बता देता हूँ कि रिप्रेजेंटेटिव सूट में इसकी सारी कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए, वरना ये जो एक्सप्लेनेशन 6 का जो पॉइंट है वो सीधे तरीके से अप्लाई नहीं करेगा. अगर मान लीजिए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ने बताया कोर्ट को कि रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सू कर रहे हैं, पर जो लोग रिप्रेजेंट हो रहे हैं उनको कोई नोटिस नहीं गई, चाहे पर्सनल या बाय पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, कोई नोटिस नहीं पहुंची. ऐसी सिचुएशन में जो डिक्री पास होगी इट विल ओनली बाइंड द पार्टीज ऑन द रिकॉर्ड, नॉट द पार्टीज हु द पार्टीज ऑन रिकॉर्ड क्लेम टू बी सो रिप्रेजेंटिंग. ठीक है, चाहे जैसा भी केस हो. सो यू शुड कीप इन माइंड कि ऑर्डर 1 का रूल 8 स्ट्रिक्टली कंप्लाई होना चाहिए, अदरवाइज ये एक्सप्लेनेशन 6 नहीं अप्लाई करेगी. रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा वुडंट अप्लाई. और देखिए ऑर्डर 1 के रूल 8 के लिए सेम इंटरेस्ट होना जरूरी है, नॉट द सेम कॉज ऑफ एक्शन. ये अभी याद रखिएगा, जब मैं ऑर्डर 1 पे आऊंगा तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि उसमें क्या है. सीपीसी में इंटरलिंकिंग बहुत है उसके अंदर ही, तो कुछ बिट्स एंड पीसेस हैं जो एक सेक्शन के दूसरे सेक्शन में ऐड होते हैं, लेकिन रेस जुडिकाटा के कंटेक्स्ट में आपको ये समझना है कि ऑर्डर 1 का रूल 8 के सारी कंडीशन से कंप्लायंस जरूरी है. अगर नहीं कंप्लायंस हुआ देन यू नो दैट रेस जुडिकाटा से पार्टीज के ही बीच में लगेगा, ना कि उन पार्टीज पे जो रिप्रेजेंट हो रही हैं. ठीक है, अगर उनको नोटिस नहीं गया या उनको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं है कि सूट है जो उनके बिहाफ पे सू किया जा रहा है या डिफेंड किया जा रहा है, इन दैट सिचुएशन द डिक्री विल बाइंड ओनली द पर्सन्स ऑन रिकॉर्ड, not those persons who have not been given any kind of notice either by personal service or by public advertisement as the case may be. So just note down the conditions for the applicability of res judicata under explanation 6. First is
there must be a right claimed by one or more persons in common for themselves and others not expressly named in the suit. Secondly, the parties not expressly named in the suit must be interested in such right. Thirdly, litigation must have been conducted bona fide and on behalf of all the parties so interested. And lastly, that conditions laid down under Order 1, Rule 8 must be strictly complied with. It is only when these conditions are satisfied that decision may operate as res judicata in a subsequent suit. ठीक है? अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो लॉ विल अज्यूम दैट ऑल द पर्सन्स who have the same interest as the plaintiff in their representative suits were represented by the such plaintiffs and therefore are constructively barred by res judicata from re-agitating the same matters which were directly and substantially in issue in the former suit. विद नेसेसरी मॉडिफिकेशंस आप इसको डिफेंस पे भी लगा सकते हैं. ठीक है, मैं एक पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ प्लेंटिफ के पर्सपेक्टिव से, बट इट इज़ फेयर फॉर यू टू इवन मेंशन द डिफेंडेंट, क्योंकि सीपीसी के सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन 6 में जो टर्म यूज हुआ है ना, पर्सन्स लिटिगेट. लिटिगेशन का क्या मतलब है? लिटिगेशन में मतलब दोनों साइड पे हो सकते हैं, चाहे आप प्लेंटिफ हो चाहे आप डिफेंडेंट हो. मैं एक पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ प्लेंटिफ, आप उसमें डिफेंडेंट भी ऐड कर सकते हैं, इट वुड बी द सेम थिंग. ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि when the conditions are satisfied that the law assumes that all persons who have the same interest, whether as a plaintiff or the defendant in the representative suits, were represented by the such plaintiffs and defendant and therefore are constructively barred by res judicata from re-agitating the same matter which was directly and substantially in issue in the former suit. ठीक है, so this avenue is open to you. Now let me tell you a judgment of Narayan Prabhu versus Narayan Prabhu. अब ये पार्टीशन सूट के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, पर उसका जनरल प्रिंसिपल जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन 6 का जो बताया था वो यूनिवर्सल इन नेचर है. अब पार्टीशन सूट, क्योंकि उसके सामने पार्टीशन सूट था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन अ पार्टीशन सूट ईच पार्टी क्लेमिंग दैट द प्रॉपर्टी इज जॉइंट असर्ट्स अ राइट एंड लिटिगेट्स अंडर अ टाइटल विच इज कॉमन टू अदर्स हु मेक द आइडेंटिकल क्लेम्स. If that very issue is litigated in another suit and decided, we do not see why the others making the same claim cannot be held to be claiming a right in common for themselves and others. जैसा कि explanation 6 में term use किया गया है. Each of them can be deemed by reason of explanation 6 to represent all those the nature of whose claims and interests are common or identical. If we were to hold otherwise, it would necessarily mean that there would be two inconsistent decrees. One of the tests in deciding whether the doctrine of res judicata applies to a particular case or not is to determine whether two inconsistent decrees will come into existence if it is not applied. मुझे थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने दीजिए. सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर मान लीजिए एक पार्टीशन सूट है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट बता रहा है. मेन चीज आपको फोकस करना है कि जो प्रेसिडेंट ले डाउन किया. अब देखिए, मान लीजिए एक सूट में पार्टी कह रही है, पार्टीशन सूट में, कि प्रॉपर्टी का नेचर जॉइंट फैमिली का है. दूसरी पार्टी कह रही है कि प्रॉपर्टी का नेचर जॉइंट फैमिली का नहीं है, वो सेपरेट प्रॉपर्टी है. ऐसी सिचुएशन में जब एक बार मान लीजिए कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि वो जॉइंट प्रॉपर्टी है या नहीं, या ये डिसाइड कर दिया कि वो सेपरेट प्रॉपर्टी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक मेंबर ऑफ दैट फैमिली, मान लीजिए इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द फाइंडिंग, वो फिर सूट इंस्टीट्यूट करे और बोले कि मैं तो उस केस में था नहीं, तो मैं उस इश्यू को फिर से री एजिटेट करना चाहता हूँ टू डिसाइड कि प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली है या नहीं. ठीक है, तो दिस कैन नॉट बी अलाउड. इस बात को ध्यान रखिएगा. तो उसी का एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट दे रहा है कि पार्टीशन सूट में अगर ये फाइंडिंग आ गई है कि प्रॉपर्टी इज जॉइंट, और तो कोई भी राइट जो उस पर होगा वो तो बाकियों पे भी अप्लाई करेगा ना, ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट जॉइंट फैमिली. अगर एक बार कोर्ट ने फाइंडिंग रख दी कि प्रॉपर्टी इज अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, सेपरेट नहीं है, तो ऐसे में जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का ही पार्टीशन होगा. वैसे ही अगर मान लीजिए कोर्ट ने एक पार्टीशन सूट में ये फाइंडिंग कर दी कि वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सेपरेट प्रॉपर्टी है एक पर्टिकुलर पर्सन की, तो जॉइंट फैमिली का उस प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि सेपरेट प्रॉपर्टी तो उसी पर्सन को बिलोंग करती है जिसने वो प्रॉपर्टी क्रिएट की या एक्वायर की. तो इन दोनों इंस्टेंस में जितने भी फैमिली के मेंबर्स होंगे,
वो तो इंटरेस्टेड होंगे ना ऐसे डिसीजन में, भले ही उनका नाम रिकॉर्ड पे नहीं है, बट दे विल स्टिल बी इंटरेस्टेड इन द डिसीजन ऑफ सच सूट. तो अगर वो एक बार डिसाइड हो गया इन वन वे और दी अदर, चाहे कि वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है चाहे वो सेपरेट प्रॉपर्टी है, तो कोई भी मेंबर ऑफ द फैमिली जो मान लीजिए रिकॉर्ड पे नहीं है बट ही इज बीइंग रिप्रेजेंटेड, वो रिप्रेजेंट हो रहा है वहाँ पे, ये तो वो जाके ये नहीं कह सकता कि मैं अपना सूट अलग से इंस्टीट्यूट करूंगा टू री एजुटेट दिस क्वेश्चन कि वो फैमिली जॉइंट प्रॉपर्टी है या ही वांट टू असर्ट कि वो प्रॉपर्टी जो है वो सेपरेट प्रॉपर्टी है, एज द केस में भी, दैट इज़ अप टू हिम. तो मान लीजिए अगर वो वही क्वेश्चन री एजुटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में कोर्ट कहेगा यू हैव ऑलरेडी बीन रिप्रेजेंटेड and this issue has already been decided in the former suit and it was directly and substantially an issue in the former suit. और फिर सारे रेस जुडिकाटा के पॉइंट्स बताएगा और बोलेगा बाय द वर्च्यू ऑफ एक्सप्लेनेशन 6 यू हैव बीन रिप्रेजेंटेड एंड द प्रेजेंट सूट वुड बी बार्ड बाय रेस जुडिकाटा. यही चीज सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है इस केस में. ये सुप्रीम कोर्ट किन वर्ड्स में बोलता है? सुप्रीम कोर्ट यही बोलता है, इफ दैट वेरी इशू इज लिटिगेटेड इन अनदर सूट and decided, we do not see why the others making the same claim cannot be held to be claiming a right in common for themselves and others. Each of them can be deemed by the reason of explanation 6 to represent all those the nature of whose claims and interests are common or identical. If we were to hold otherwise, it would necessarily mean that there would be two inconsistent decrees. One of the tests in deciding whether a doctrine of res judicata applies to a particular case or not is to determine whether two inconsistent decrees will come into existence if it is not applied. अब सवाल ये आता है कि क्या रेस जुडिकाटा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे अप्लाई करेगा? द आंसर इज यस, इट वुड अप्लाई अगर जो सूट है या जो लिटिगेशन था वो बोनाफाइड था. ठीक है, अगर वो बोनाफाइड था तब उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा और अज्यूम करके चलने हैं कि एक्सप्रेशन 6 और रेस जुडिकाटा के सारे प्रिंसिपल सेटिस्फाई हो गए. लेकिन मान लीजिए प्रीवियस लिटिगेशन बोनाफाइड नहीं था, तब वो रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा उस पर. ठीक है, देन द रेस जुडिकाटा वुड नॉट अप्लाई. अब आते हैं जो रेस जुडिकाटा में जो सेम टाइटल वर्ड का यूज हुआ है उसका क्या मतलब है. ठीक है, देखिए सेम टाइटल का मतलब होता है सेम कैपेसिटी. ठीक है, सेम कैपेसिटी में शो करना. अब ये जो वर्ड है सेम टाइटल या सेम कैपेसिटी, it has nothing to do with the cause of action on which he is suing or is being sued. It actually refers to the capacity or interest of the party, that is to say whether he sues or is sued for himself in his own interest or for himself or representing the interest of another or as representing the interest of others along with himself. ध्यान रखिएगा, it has nothing to do with the cause of action in the suit. It has reference to the capacity or the interest of the party in which character he is actually suing. ठीक है, अब इसका कुछ illustration ले लीजिए. Illustration important है. A sues B for title of the property as an heir of C, मतलब वारिस, under customary law. The suit is dismissed. Then the subsequent suit for title to the property as an heir of C under personal law will be barred. ठीक है, क्योंकि सेम टाइटल में वो सू करने की कोशिश कर रहा है, hence will not be allowed. Of course बाकी की रेस जुडिकाटा और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की कंडीशंस भी अप्लाई कर रही हैं. Then next illustration, A sues B for possession of the property as an owner basing his claim on title, कि उसका टाइटल है ओनरशिप का और उस बेसिस पे he seeks the possession of the property. The suit is dismissed. The subsequent suit for the possession of the property on the ground of adverse possession would be barred. अब इस illustration में जो पहला टाइटल उसने क्लेम किया था या जिस पहली कैपेसिटी में उसने सूट में अपना क्लेम रखा था वो था इन द कैपेसिटी ऑफ एन ओनर. और फिर बाद में जब उसका सूट डिसमिस हो गया, देन ही सॉट टू ब्रिंग अ सूट अंडर द टाइटलशिप और कैपेसिटी एज अ पर्सन इन एडवर्स पोजेशन. ठीक है, जिसकी एडवर्स पोजेशन कंप्लीट हो गई है, तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई कर जाएगा इनके ऊपर. ठीक है, देन वी कम टू
The next illustration, A sues B for possession of property as an owner basing his claim on title. The suit is dismissed. A subsequent suit by A against B for possession of the same property as a mortgagor is not barred. अब इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, अर्लियर इलस्ट्रेशन में और इस इलस्ट्रेशन में जो मेन अंतर है वो इस बात का है कि मॉर्गेजर का जो टाइटल होता है इट इज इंटायरली इन कॉन्ट्रास्ट विद द टाइटल ऑफ ओनरशिप. अब जो एडवर्स पोजेशन जो होती है ना, उसका नेचर क्या होता है, जब एडवर्स पोजेशन प्रूव हो जाती है तो वो एक रियल ओनर के राइट को डिफीट कर देती है. तो इन लॉ द पर्सन हु इज इन एडवर्स पोजेशन एक्चुअली बिकम्स द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी. ठीक है, तो पिछला इलस्ट्रेशन जो दिया गया है उसमें क्या हुआ है कि जो पर्सन ओनरशिप के टाइटल पे सू कर रहा था, वो पोजेशन चाहता था, उसके पास एडवांस पोजेशन का भी ग्राउंड था, वो भी टाइटल मौजूद था, पर उसने नहीं लिया. बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, हिज क्लेम इज बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा. लेकिन व्हेन अ पर्सन इज सुइंग फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एज एन ओनर, उसका सूट डिसमिस हो जाता है और उसके बाद वो दूसरा सूट लाता है फॉर पोजेशन ऑफ द सेम प्रॉपर्टी एज अ मॉर्गेजर. तो मॉर्गेजर का टाइटल इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द टाइटल ऑफ ओनरशिप, बहुत अलग होता है उससे. देखिए सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइंस मॉर्गेज एज that a mortgage is the transfer of an interest in a specific immovable property for the purpose of securing payment of money advanced or to be advanced by the way of loan, an existing or future debt, or the performance or engagement which may give rise to a pecuniary liability. तो यहाँ पे जो पर्सन अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में, वो मॉर्गेजर कहलाता है. सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, अभी बाकी डिटेल्स में नहीं जा रहा. तो ऐसी सिचुएशन में ये टाइटल ओनरशिप से डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुआ. तो ऐसी सिचुएशन में ही कैन स्यू इन द कैपेसिटी ऑफ अ मॉर्गेजर. ऐसा सूट फिर बार्ड नहीं होगा अगर अर्लियर सूट फॉर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एज एन ओनर डिसमिस हो गया, क्योंकि टाइटल ऑफ द मॉर्गेजर इज मच डिफरेंट देन द टाइटल ऑफ ओनरशिप. देन वी कम टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन. A sues for possession of Math property as an heir of महंत. ठीक है, महंत के वारिस की कैपेसिटी में सू कर रहा है A फॉर पोजेशन ऑफ मठ प्रॉपर्टी. ये सूट डिसमिस हो गया. A subsequent suit by A against B as a manager of मठ is not barred. जो नेचर ऑफ टाइटल था which A was claiming as an heir of महंत, it is in nature of succession, while the title of manager can be proved by other evidence and it is much different than what A claimed in the former suit. ठीक है, of course claiming the possession of mud property as an heir and claiming the possession of the property as a manager, the title are distinct, अलग अलग हैं. तो ऐसी सिचुएशन में रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा क्योंकि टाइटल इज डिफरेंट, टाइटल इज मच डिफरेंट. अब ये इलस्ट्रेशन क्यों डिस्कस किए, ये प्रीलिम्स में आ सकते हैं, दैट इज़ व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट. ठीक है, कभी कभी कुछ स्टेट्स में मेंस में भी आ सकते हैं, जैसे हिमाचल, हरियाणा, इन सारे स्टेट्स में अगर कोई प्लान कर रहा है पेयर करने को तो वहाँ पे ऐसे सवाल आ सकते हैं. दैट इज़ व्हाई आई एम डीलिंग विद देम राइट नाउ. तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप टाइटल डिसाइड कर रहे हो तो आप कॉज ऑफ एक्शन पे या प्रॉपर्टी जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिटिगेशन है उस पर ध्यान ना दें, कैपेसिटी ऑफ द पार्टी जिसमें वो सू कर रहा है उस पे ध्यान दें कि किस कैपेसिटी में सूट लाया या डिफेंड किया जा रहा है, वो आपके लिए देखना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इन ऑर्डर टू डिसाइड द इशू कि पार्टीज वर सुइंग इन द सेम कैरेक्टर और नॉट, या पार्टी वर लिटिगेटिंग अंडर द सेम कैरेक्टर और नॉट. नाउ वी मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन 7. ये कहती है द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई to a proceeding for the execution of a decree, and reference in this section to any suit issue or former suit shall be construed as references respectively to proceedings for the execution of a decree, the question arising in such proceeding and a former proceeding for the execution of that decree. इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि कौन सी एक्सप्लेनेशन एक्सटेंड्स द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा टू द एग्जीक्यूशन मैटर्स. आंसर है एक्सप्लेनेशन 7. इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि कौन सी एक्सप्लेनेशन में क्या है. Then we come to explanation 8.
ये कहते हैं, an issue heard and finally decided by the court of limited jurisdiction competent to decide such issue shall operate as res judicata in a subsequent suit, notwithstanding that such court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised. अब देखिए एक्सप्लेनेशन 8 जो है रेस जुडिकाटा के सेक्शन में, सेक्शन 11 में, उसमें एक पॉइंट है, व्हाट डू यू मीन बाय द कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन. अब एक्सप्लेनेशन 8 के पॉइंट में जो सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी नॉट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स जो हैं उनके बीच में एक डिसएग्रीमेंट था. कुछ हाई कोर्ट्स कह रहे थे कि अगर मान लीजिए कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन है, मान लीजिए बाय पेक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से वो लिमिटेड है, मेनली पेक्यूनरी, क्योंकि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का उतना वो कोई नहीं होता. मान लीजिए पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन उसका मान लीजिए सिर्फ 1 लाख तक का है, मतलब उसका पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो डिसीजन देता है तो उस पर रेस जुडिकाटा नहीं अप्लाई करेगा. ये कहना था कैलकाटा हाई कोर्ट का. पर कॉन्ट्रा केरला हाई कोर्ट का ये कहना था कि अगर कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन ने अगर कोई जजमेंट दिया है तो क्या होगा, तब रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा. ठीक है, क्योंकि वहां पे कॉम्पिटेंसी सब्जेक्ट मैटर से देखी जाएगी. अब डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन था हाई कोर्ट के बीच, तो ये सवाल उठता था किसका व्यू सही है. मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट में जो जिस केस ने इस मैटर को डील किया उसका नाम था सुलोचना अम्मा वर्सेस नारायण नायर, डिसाइडेड ऑन 24 सितंबर ऑफ 1993. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो कैलकाटा हाई कोर्ट का नैरो व्यू था उसको ओवररूल कर दिया और केरला, उड़ीसा और मद्रास हाई कोर्ट का ब्रॉडर व्यू अप्रूव किया. सुप्रीम कोर्ट ने बोला, take an instance if the scope of explanation 8 is confined to the order and decree of insolvency court and the scope of enlarging explanation 8 would be defeated and a decree of civil court of limited pecuniary jurisdiction shall stand excluded, while that of the former would attract res judicata, the latter would not. This anomalous situation must be avoided. The tribunal whose decisions were not operating as res judicata would be brought within the ambit of section 11, while the decree of civil court of limited pecuniary jurisdiction, which is accustomed to the doctrine of res judicata, shall stand excluded from its operation. Take for instance, the decree of rent controller shall operate as res judicata, but decree of district munsif, that is civil judge junior division, according to the stand of the appellant, would not operate as res judicata, though the same officer might have decided both the cases. To keep litigation unending, successive suit could be filed in the first instance in the court of limited pecuniary jurisdiction and later in the court of higher jurisdiction, and the same issue shall be subject of trial again and again, leading to conflict of decision. It is obvious from the object underlying explanation 8 that by operation of non obstante clause, the finality is attached to the decree of civil court of limited pecuniary jurisdiction is also put to an end to vexatious litigation and to accord conclusiveness to the issue tried by a competent court when the same issue is directly and substantially an issue in the latter suit between the same parties or they are privies by the operation of section 11. The parties are precluded from raising once over the same issue for trial. It is a settled law that if the explanation to the section is not substantive provision by itself, it is entitled to explain the meaning of the words contained in the section or clarify certain ambiguities or clear them up. It becomes the part and parcel of the enactment. Its meaning must depend upon its terms. Sometimes it would be added to include something within it or to exclude from the ambit of the main provision or some conditions or words occurring in it. Therefore, the explanation normally should be read harmoniously to the other provisions to clear up any ambiguity in the same section. So basically, in other words, सुप्रीम कोर्ट का एक लाइन में ये कहना था कि कोर्ट ऑफ लिमिटेड पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन अगर कोई डिक्री पास करता है और रेस जुडिकाटा के सारे मैटर्स अप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि मैटर वाज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू इन द फॉर्मर सूट, सेम पार्टीज इन प्राइवेट सेम है, मैटर वाज हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट एटसेट्रा एटसेट्रा. तो नॉटविथस्टैंडिंग इट वाज द कोर्ट ऑफ लिमिटेड पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन, रेस जुडिकाटा लगेगा एंड द व्यू ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट इज रॉन्ग. ठीक है, नैरो व्यू ऑफ द कैलकाटा हाई कोर्ट वॉज ओवर रूल्ड. ये आपको एक लाइन में समझना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है. इस केस में द व्यू ऑफ केरला हाई कोर्ट एंड मद्रास हाई कोर्ट वॉज अपहेल्ड, जो एक ब्रॉडर व्यू था.
जिसमें उन्होंने बोल दिया था कि पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन चाहे लिमिटेड हो चाहे अनलिमिटेड हो, इट डज नॉट मैटर फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस जुडिकाटा. अ डिक्री पास बाय द कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन वुड ऑल्सो ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा. अब एक केस और बताता हूँ, चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट वर्सेस तेलुगु चर्च काउंसिल का. इसमें एक पॉइंट लिया गया था कि लैक ऑफ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन विल ऑपरेट एज अ लैक ऑफ सब्जेक्ट मैटर. अगर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन किसी कोर्ट के पास नहीं है, then it cannot entertain the subject matter of the suit at all. ठीक है, ये कहना था appellants का बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. Hence, अगर किसी भी कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट या डिक्री पास की है और उसके पास टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, then it would go to the root of the competency of the such court to try such suit. Therefore, the res judicata would not apply. सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे इस कंटेंशन को डिमोलिश कर दिया और सीधे बोला कि वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट सेक्शन 11 इन द प्रेजेंट कोर्ट envisages that the judgment in the former suit would operate as res judicata if the court which decided such issue was competent to try the same by the virtue of its pecuniary jurisdiction and subject matter to try the subsequent suit, and it is not necessary that said court should have territorial jurisdiction to decide the subsequent suit. In other words, lack of territorial jurisdiction does not hit upon the competency of the court to try the suit. ठीक है? Now comes the question that what do you understand by the terms heard and finally decided, जैसा कि res judicata की main explanation में use किया गया है. Basically, heard and finally decided का simple meaning ये है कि a matter on which the court has exercised its judicial mind after argument, after consideration, after taking evidence, and after that it is given a final decision. That is what the expression heard and finally decided means. So understand कि इसका बेसिक सा मतलब क्या है कि expression heard and finally decided would mean that a matter on which the court has exercised its judicial mind, has taken evidence, heard the argument, and after due consideration in a judicial manner have come to a decision on the contested matter. ठीक है? That is what is meant by the expression heard and finally decided. आप खुद ही समझ सकते हैं, heard का मतलब सुनना चाहिए, ठीक, और सुनने के बाद एक फाइनल डिसीजन. फाइनल का मतलब क्या? कंक्लूसिव. ठीक है, डिटेल्ड कंक्लूसिव डिसीजन. अब एक चीज जान लीजिए, अ मैटर कैन बी सेड टू बी हैव बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड नॉट विद स्टैंडिंग कि एक्स पार्टी डिक्री पास्ड हुई है. ठीक, तो ये बात अपने दिमाग में क्लियर रख लीजिएगा कि एक्स पार्टी डिक्री पे भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है. वहाँ पे एक्स पार्टी डिक्री पे भी रेस जुडिकाटा वुड बी अप्लाइंग. सेकेंडली, इफ अ पार्टी डज नॉट प्रोड्यूसेस एविडेंस अंडर ऑर्डर 17 रूल 3 and there is a failure to produce evidence, then the matter will still be called to be heard and finally decided. If a decree is passed after hearing both sides, then of course it can be said to be heard and finally decided. And finally, if the court passes judgment on the basis of oath that has been tendered, and after looking at the pleadings it passes a judgment straight away, then in that situation क्या होगा? Even then the matter can be said to be heard and finally decided. But अगर मान लीजिए a suit has been dismissed on a technical ground, let us suppose it has been dismissed because a partnership form has not been registered जो sue करना चाहता है, या it has been dismissed because a necessary party was not joined, या if a suit has been dismissed क्योंकि उसने कोर्ट फी नहीं जमा की है, या if the suit has been dismissed क्योंकि वो properly frame नहीं हुआ है, या for one reason कोर्ट कहता है कि आप फिर से इसे फ्रेम करके लाइए, या if the suit has been withdrawn by the party with the permission of the court to reinstitute it again, तो इन सिचुएशन पे रेस जुडिकाटा नहीं लगता. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डिसमिसल है वो एक टेक्निकल ग्राउंड पे है. तो टेक्निकल ग्राउंड के डिसमिसल्स पे ये नहीं कहा जा सकता that the matter has been heard and finally decided. ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि a matter can only be said to be heard and finally decided जब डिसीजन जो है वो मेरिट पे बेस्ड हो. ठीक है, डिसीजन एविडेंस पे बेस्ड हो. अब ये नहीं मैटर करता कि एविडेंस किसका हो, चाहे वो प्लेंटिफ का हो अकेला. अगर मान लीजिए डिफेंडेंट नहीं आया तो एक्स पार्टी डिक्री पास हो जाएगी, प्लेंटिफ की
के एविडेंस और प्लीडिंग्स के बेसिस पे ही कोर्ट जजमेंट दे सकता है, लेकिन मेरिट्स पे होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर केस डिसमिस हुआ है क्योंकि कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं था, या पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं था, या प्लांटिफ अपीयर नहीं हुआ किसी डेट को, या डिफेंडेंट नहीं अपीयर हुआ, तो और प्लांटिफ भी साथ में नहीं अपीयर हुआ, अगर डिफेंडेंट और प्लांटिफ दोनों नहीं अपीयर हुए तो ऑर्डर 9 के रूल 3 में कोर्ट चाहे तो सूट डिसमिस कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी जो टेक्निकल डिसमिसल्स है ना, उसके अंदर ये नहीं कहा जा सकता था कि मैटर हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, तब रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। ऑलवेज रिमेंबर, बार टू द सूट्स अलग चीजें होती हैं और रेस जुडिकाटा अलग चीजें हैं। ये अलग बात है कि रेस जुडिकाटा का जो इफेक्ट होगा दैट वुड अमाउंट टू अ बार टू द सूट, बट इट डजंट मीन कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर डिसमिसल हुआ तो भी रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा। ऑलवेज रिमेंबर कि रेस जुडिकाटा की जो कंडीशंस हैं वो सारी को एग्जिस्ट करनी चाहिए और सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी रेस जुडिकाटा लगेगा। दैट इज व्हाई आई हैड टू एलैबोरेट ऑन ईच टर्म, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इनटू इश्यूज, पार्टीज का क्या मतलब है, सेम टाइटल का क्या मतलब है, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड का क्या मतलब है, एसेट्रा एसेट्रा। हर टर्म को इलेबोरेट करने की ज़रूरत ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि रेस जुडिकाटा की सारी कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगी तब तक रेस जुडिकाटा अप्लाई करता ही नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि a matter cannot be said to be heard and finally decided unless the decision has been given on merits. So if the suit is dismissed, if the former suit has been dismissed for want of jurisdiction, for default of the plaintiff's appearance, for defaults of appearance of both parties as in Order 9 Rule 3, or on the ground of non-joinder of a necessary party, or on the ground that the suit was not properly framed, or on the ground that it was premature, or any other technical ground, then the decision cannot said to be on merits and the decision would not operate as res judicata in the subsequent suit because the matter has not been cannot be said to be heard and finally decided. इस पे पार्टनरशिप फर्म वाला जो इलस्ट्रेशन है वो सबसे फिट बैठेगा कि पार्टनरशिप फर्म को सेक्शन 69 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन जरूरी है इफ इट वांट्स टू सू। ठीक है, तो अगर मान लीजिए he wants to sue a person named X for the recovery of rupees of 1 lakh, और जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट कहता है कि वी कैन नॉट एंटरटेन योर सूट अनलेस यू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, और सूट डिसमिस कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में जब पार्टनरशिप फर्म जो है अपने आप को रजिस्टर करके लाएगा और फिर दोबारा सूट इंस्टीट्यूट करेगा, तो क्या एक्स कह सकता है कि द मैटर वाज हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड्स पे डिसमिसल हुआ था फॉर्मर सूट में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में जो फॉर्मर सूट में जो डिसीजन हुआ दैट कैन नॉट अमाउंट टू रेस जुडिकाटा बिकॉज द डिसीजन गिवन वाज नॉट ऑन मेरिट्स एंड हेंस द बार ऑफ रेस जुडिकाटा वुड नॉट अप्लाई। अब इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि रेस जुडिकाटा जो है वो इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशंस पे भी अप्लाई करता है। ठीक है, इसके लिए बस अवेयर रहने की बात है, प्रीलिम्स को लेके ही क्वेश्चन आएगा ज़्यादातर कि रेस जुडिकाटा इनमें से किन किन चीज़ों पे अप्लाई करता है। उसमें इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशन या इंडस्ट्रियल मैटर्स लगा देंगे और साथ में सिविल मैटर्स लगा देंगे, क्रिमिनल मैटर्स लगा देंगे और लास्ट में ऑप्शन देंगे ऑल ऑफ द अबव। द आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। अब सवाल ये उठता है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में रेस जुडिकाटा लगता है या नहीं? द आंसर इज येस, मैं आपको बता चुका हूँ, अगर वो बोनाफाइड है। अगर वो बोनाफाइड नहीं है तो क्या होगा? रेस जुडिकाटा लगेगा? द आंसर इज नो। बोनाफाइड अगर नहीं तो रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। ठीक है, देन सवाल होता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में रेस जुडिकाटा लगती है? द आंसर इज येस, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी लगेगा। अब सवाल होता है टैक्सेशन मैटर्स में रेस जुडिकाटा लगता है या नहीं? अब देखिए, एसएससी की जो लाइबिलिटी होती है ना वो साल बर साल बदलती रहती है, तो आपको पता है कि रेस जुडिकाटा स्टैटिक सिचुएशंस पे अप्लाई करता है। तो जब एसएससी की लाइबिलिटी इज डिटरमाइंड ईयर टू ईयर एंड इज अ सेपरेट डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट लाइबिलिटी, तो टैक्सेशन मैटर्स पे इस सिचुएशन में रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि भाई एक साल में हो सकता है आपने 15 लाख कमाए हो तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी अलग होगी, अगले साल हो सकता है आप 20 लाख कमाएं या 10 लाख कमाएं, उसकी टैक्स लाइबिलिटी अलग होगी। तो रेस जुडिकाटा ऑब्वियसली कैन नॉट अप्लाई इन दीज सिचुएशंस। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने किसी टैक्सिंग स्टैट्यूट की वैलिडिटी क्वेश्चन की है, ठीक है, टैक्सिंग स्टैट्यूट की वैलिडिटी या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ही क्वेश्चन कर डाली है, तो उस पर अगर कोई डिसीजन आता है देन उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा, बट दैट इज अ डिफरेंट मैटर, वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी से रिलेट करता है। ठीक है,
तो टैक्सेशन के लिए एक बात पे क्लियर रहिएगा कि एसएससी की लायबिलिटी क्योंकि ईयर बाय ईयर चेंज होती है, सो दैट इज व्हाई रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई ऑन हिम। नाउ वी कम टू द इशू ऑफ रेस जुडिकाटा एंड रिट पिटिशंस। तो आप ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ थ्रू आउट दीज लेक्चर्स कि रेस जुडिकाटा रिट पिटिशंस पे भी लगता है। अब इसमें लोकस क्लासिकस कौन सा है? दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें कुछ पॉइंट्स रेज किए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए थे ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। वो रिट पिटिशन के कंटेक्स्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा if the petition under article 226 is considered on merits as contested matter and is dismissed, the decision would continue to bind the parties unless it is otherwise modified or reversed by an appeal or other appropriate proceedings permissible under the constitution. ठीक है? Secondly, it would not be open to the party to ignore the said judgment and move to the Supreme Court under Article 32 by an original petition made on the same facts and for obtaining the same or similar orders or writs. Thirdly, if the petition under Article 226 is in a high court is dismissed not on merits but because of the laches of the party applying for the writ or because it was held that the party had an alternative remedy available to it, the dismissal of the writ petition would not constitute a bar to the subsequent petition under Article 32. Now you can understand why the Supreme Court is saying that here. Supreme Court इसीलिए इसने यहाँ पे ये बोला because the matter has not been heard and finally decided. ठीक है, क्योंकि जब हाई कोर्ट कहता है आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी है या पार्टी ने विड्रॉ कर लिया, तो ऐसी सिचुएशन में नहीं कहा जा सकता था मैटर हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, तब रेस जुडिकाटा का बार नहीं अप्लाई करेगा। फोर्थ पॉइंट है such a dismissal however may constitute a bar to subsequent application under Article 32 where if the facts found by High Court are themselves relevant under Article 32। अगर डिले और लैचेस का पॉइंट जो हाई कोर्ट के लिए रेलेवेंट था वो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी अगर रेलेवेंट होगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या कहते हैं रेस जुडिकाटा का बार अप्लाई कर सकता है, क्योंकि सेम पॉइंट ऑफ द डिले एंड लैचेस अगर हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, और डिले और लैचेस रिट पिटिशन के कंटेक्स्ट में होता है कि रिट पिटिशंस पे लिमिटेशन नहीं अप्लाई करता, लॉ ऑफ लिमिटेशन रिट पिटिशंस पे नहीं अप्लाई करता। तो ऐसी सिचुएशन में अगर डिले और लैचेस का पॉइंट जो हाई कोर्ट ने डिसाइड किया वही सुप्रीम कोर्ट के लिए भी रेलेवेंट होगा तो सेम मैटर वुड कॉन्स्टिट्यूट अ बार, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि इतने टाइम बाद आप ये रिट पिटिशन क्यों लाएं डिले और लैचेस के पॉइंट पे, तो वही इशू रीएजिटेट करेंगे जो वो हाई कोर्ट में ले चुके थे, तब वो बार हो सकता है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी। देन फिफ्थ पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट कहता है इफ अ रिट पिटिशन इज डिसमिस्ड इन लेमाइन, मतलब इन लेमाइन का मतलब होता है एट द थ्रेशोल्ड, आते ही उठा के फेंक दिया आपका पिटिशन। इन लेमाइन का मतलब होता है एट द थ्रेशोल्ड। इफ द रिट पिटिशन इज डिसमिस्ड इन लेमाइन and the order is pronounced in that behalf, whether or not the dismissal would constitute a bar would depend on the nature of the order. If the order is on merits, it would be a bar. Sixth point is, if the petition is dismissed in lemine without a speaking order, such a dismissal cannot be treated as creating a bar of res judicata. अब मैं आपको ये पहली चीज बता देता हूँ स्पीकिंग ऑर्डर क्या होता है। स्पीकिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जो इसमें जज ने रीजंस लिखे हैं अपने डिसीजन के। ठीक है, इट इज कॉल्ड अ स्पीकिंग ऑर्डर, कि मतलब द ऑर्डर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, अपने लिए खुद बोलता है। तो अगर जजमेंट में ये लिखा है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट मान लीजिए, वो डिसीजन में आप उसके सामने कोई केस लाए, केस में उसने आपको सुना और सीधे एक वर्ड लिख दिया डिसमिस्ड विदाउट गिविंग एनी रीजंस, तो ऐसा बोला जाएगा कि द जजमेंट दैट हैज बीन रेंडर्ड बाय द हाई कोर्ट इज विदाउट अ स्पीकिंग ऑर्डर, क्योंकि रीजंस नहीं पता है कि क्यों डिसमिस किया है। तो अगर नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है तो कभी भी रेस जुडिकाटा का बार नहीं अप्लाई करेगा। इफ देयर इज अ नॉन स्पीकिंग ऑर्डर देन द रेस जुडिकाटा का बार वुड नॉट अप्लाई। ठीक है। Seventh point is, if the petition is dismissed as withdrawn, it cannot be a bar to a subsequent petition under Article 32 because in such case there has been no decision on merits by the court. जब भी रेस जुडिकाटा रिट पिटिशन का सवाल आएगा then you have to mention these points, बहुत जरूरी है क्योंकि लोकस क्लासिकस है। ठीक है। अब समरी डिसमिसल में एक सिचुएशन आती है, समरी डिसमिसल का मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि कभी कभी क्या कहते हैं, अ पिटिशन मे बी डिसमिस्ड बाय द कोर्ट
at the threshold without admitting it for the final hearing. अब उसमें सवाल आता है कि क्या रेस जुडिकाटा तब अप्लाई करेगा या नहीं करेगा. ये मैं आपको समझाने के लिए पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना कि इन लेमैन डिसमिसल का क्या करेंगे, तो मैं उसी को थोड़ा एलैबोरेट कर रहा हूँ. इसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं एलैबोरेट किया था, ये मैं एलैबोरेट कर रहा हूँ. ठीक है. तो ऐसी सिचुएशन में अगर डिसमिसल इन लेमाइन मेरिट्स पे है, देन रेस जुडिकाटा का बार अप्लाई करेगा, क्योंकि वो मेरिट पे है. लेकिन अगर मेरिट्स पे नहीं है, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर से डिसमिसल हुआ है, कि मतलब जज ने एक वर्ड में लिख दिया डिसमिस्ड विदाउट गिविंग एनी रीजंस. ठीक है, स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, इट्स अ नॉन स्पीकिंग ऑर्डर. या इस ग्राउंड पे डिसमिस किया है कि द पिटिशनर हैज एन अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल, या जज ने परमिशन दे दी कि आप पिटिशन विड्रॉ कर लीजिए, तो उस सिचुएशन में बार ऑफ रेस जुडिकाटा वुड नॉट अप्लाई. हमेशा ध्यान रखिएगा एक बात का, कि सिर्फ इतना ही नहीं देखा जाता है कि समरी डिसमिसल हुआ है, ये देखा जाता है कि जो समरी डिसमिसल है या ऑर्डर ऑफ जो समरी डिसमिसल है वो फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस को ध्यान में रखते हुए मेरिट्स पे दिया गया है या नहीं. अगर समरी डिसमिसल या इन लेमाइन डिसमिसल का ऑर्डर मेरिट्स पे है तब वो बार होगा. ठीक है, देन द रेस जुडिकाटा का बार वुड अप्लाई. लेकिन अगर समरी डिसमिसल है बिकॉज द पिटिशनर हैड अल्टरनेटिव रेमेडीज अवेलेबल, या उसको परमिशन दे दी कि आप विड्रॉ कर लीजिए, या द पिटिशनर इज गिल्टी ऑफ डिले इन लैचेस, तो ऐसी सिचुएशन में ऑर्डर इज नॉट स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट्स, तो ऐसी सिचुएशन में बार ऑफ रेस जुडिकाटा वुड नॉट अप्लाई. ठीक है. और ध्यान रखिएगा, हमेशा ये देखा जाता है कि जो समरी डिसमिसल है या कोई भी जजमेंट हो वो स्पीकिंग ऑर्डर पे हो. अगर स्पीकिंग ऑर्डर पे नहीं होता है तो जो अपेलेट कोर्ट है उसको कैसे पता चलेगा कि जो लोअर कोर्ट है उसने जो जजमेंट पास किया है वो रीजंस पे पास किया है. तो उसी कारण से जो अपेलेट कोर्ट होता है ना, अगर कभी भी देख लेता है कि नॉन स्पीकिंग ऑर्डर से कोई चीज हुई है तो हमेशा उसको स्टे कर देता है या सेट असाइड कर देता है, बिकॉज द अपेलेट कोर्ट डज नॉट नो अबाउट द रीजंस दैट व्हाई द पर्टिकुलर कोर्ट पास द जजमेंट, व्हाई द इंफीरियर कोर्ट पास द जजमेंट या पास्ड ए पर्टिकुलर ऑर्डर. अब आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जज ने इन लेमैन डिसमिसल करते हुए विदाउट पासिंग अ स्पीकिंग ऑर्डर पूरा केस कंसिडर किया हो, पूरे फैक्ट्स को ध्यान में देख रखा हो, पूरी प्लीडिंग्स देखी हो. ऐसा हो सकता है, ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है. बट अगर स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है तो ये पता नहीं चलेगा ना कि जज ने वो चीज़ें देखी हैं या नहीं देखी हैं, और अपेलेट कोर्ट को तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, आपको भी नहीं पता चलेगा. तो ऐसी सिचुएशन में इट बिकम्स वेरी अनसेफ टू होल्ड कि समरी डिसमिसल बाय अ नॉन स्पीकिंग ऑर्डर वुड कॉन्स्टिट्यूट अ बार ऑफ रेस जुडिकाटा. ऐसी सिचुएशन में नहीं होगा, इवन दो इट्स ऑन मेरिट्स. हो सकता है जज ने पर्सनली मेरिट्स कंसिडर की हो, लेकिन अगर नॉन स्पीकिंग ऑर्डर से डिसमिस किया है कोई भी केस, पिटिशन या सूट, इन दैट सिचुएशन क्या होगा, बार ऑफ रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई. ये लिख लीजिएगा, डिसमिसल इन लेमाइन बाय नॉन स्पीकिंग ऑर्डर would not be creating the bar of res judicata. ठीक है. However, summary dismissal on merits would constitute a bar of res judicata. Summary dismissal on what? Merits. Merits पे अगर dismissal है would constitute a bar of res judicata, even though it's summary in nature. वैसे ही एक order permitting the withdrawal of the petition cannot be said to create the bar of res judicata. जब खुद ही जज अलाउ कर रहा है, कोर्ट अलाउ कर रहा है टू विड्रॉ द पिटिशन, तो ऐसी सिचुएशन में रेस जुडिकाटा का बार नहीं अप्लाई होता है. हाँ, हालांकि कोर्ट की परमिशन ले लेनी चाहिए और जज की परमिशन भी ले लेनी चाहिए. ऐसे में होता है कि जब भी परमिशन आप ले रहे होते हैं, यू गेट अ लाइन रिकॉर्डेड कि यू शुड हैव द परमिशन टू री इंस्टीट्यूट द सेम मैटर. क्योंकि फिर रेस जुडिकाटा के बार की बात नहीं है, वो कोर्ट्स के कुछ अपने रूल्स होते हैं जो वो कह देते हैं इट इज़ अकिन टू ऑर्डर 23 के रूल 1 की तरह ही रूल्स फ्रेम्ड होते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी, जिसमें वो कह देते हैं कि अगर आपने बिना परमिशन के विड्रॉल किया तो रेस जुडिकाटा का तो बार नहीं लगेगा, हमारे रूल्स का बार लग जाएगा एंड यू कैन नॉट इंस्टीट्यूट द सेम मैटर अगेन. ठीक है. सो हमेशा एक लाइन रिकॉर्डेड आपको हमेशा मिलेगी जो परमिशन में लिखी होती है. जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें ये ज़रूर कहते हैं कि वी शुड बी हैविंग द परमिशन टू री इंस्टीट्यूट द सेम मैटर अगेन, जब भी हम विड्रॉ कर रहे होते हैं. और ये लाइन रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं रिकॉर्ड की और आपने सीधे विड्रॉ कर लिया तो ऐसे सिचुएशन में रेस जुडिकाटा का तो बार नहीं अप्लाई करेगा,
विड्रॉल की वजह से एक बार ऑपरेट करेगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपने उसे जाने दी, नाउ यू कैन नॉट रीइंस्टीट्यूट द सेम मैटर। वो रेस जुडिकाटा का बार नहीं है, इट इज मोर अकिन टू द बार ऑफ ऑर्डर 23 रूल 1। उस पर भी हम आएंगे अभी बाद में, ठीक है, जब बार टू द सूट रेस जुडिकाटा के बाद हम लोग धीरे धीरे ऑर्डर्स कंप्लीट करेंगे तो फिर सीपीसी में जितने भी बार टू द सूट्स हैं हम उन सबसे डील करेंगे। Now the next point that we need to turn up to is whether the principle of res judicata would apply to the habeas corpus writs or not. The answer is no. Res judicata habeas corpus petitions पे नहीं अप्लाई करती है, उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉपुलर क्वेश्चन है। इस पे जब भी केस लॉ मेंशन करें तो गुलाम सरवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मेंशन करें। इसमें क्या कहते हैं, लैंडमार्क जजमेंट था जिसने रिकॉग्नाइज किया था कि रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई ऑन हेबियस कॉर्पस पिटिशंस, ठीक है। ये जरा मैं एट द थ्रेशोल्ड इस पॉइंट से डील कर लेना चाहता हूँ बिफोर आई मूव ऑन टू द पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा ऑन द रेट प्रोसीडिंग्स, ठीक है। रेट प्रोसीडिंग्स में कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा भी लगता है, लेकिन मैं पहले ही ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हीबियस कॉर्पस की रेट पे नहीं लगता है, रेस जुडिकाटा ही नहीं लगता है, ठीक है। तो गुलाम सरवर से यूनियन ऑफ इंडिया को उस पॉइंट पे याद रखिएगा, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंग्लिश और अमेरिकन कोर्ट्स की सारी अथॉरिटीज़ को डील किया था, और इंग्लिश कोर्ट्स और अमेरिकन कोर्ट्स भी इस प्रिंसिपल से एग्री करते हैं कि रेस जुडिकाटा इज नॉट एप्लीकेबल टू द रेट ऑफ हीबियस कॉर्पस। तो गुलाम सरवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आपका पहला केस हो गया। दूसरा केस कौन सा हो गया? श्रीकांत वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बीजापुर, डिसाइडेड ऑन 22 नवंबर 2006। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने वही पॉइंट रिइटरेट किया और बोला द प्रिंसिपल विच कैन बी कल्ड आउट फ्रॉम द अथॉरिटीज इज दैट द बार ऑफ रेस जुडिकाटा और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा would apply to the petition under Article 32 of the Constitution, where a similar petition seeking the same relief has been filed under Article 226 of the Constitution. However, this principle, namely the bar of res judicata or principles analogous thereto, would not apply to the writ of habeas corpus, where the petitioner prays for setting him at liberty. If a person under detention files a writ of habeas corpus under Article 226 of the Constitution before the High Court and the writ is dismissed, whether by the detailed order after considering the case on merits or by a non-speaking order, the said decision is not challenged by preferring a special leave to appeal under Article 136 of the Constitution, and it is allowed to become final, it would still be open to him to file an independent petition under Article 32 of the Constitution seeking the writ of habeas corpus. एक और केस का illustration देता हूँ, वो है नजुल अली मौला वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें द petitioner challenged their detention under section 3 subsection 2 of preventive detention act by filing a writ petition under article 226 of the constitution before the Calcutta High Court, but the petition was dismissed. Thereafter they filed a writ petition under article 32 of the constitution before the Supreme Court. स्टेट ने ऑब्जेक्शन रेज किए कि ये वाला पॉइंट रेस जुडिकाटा से हिट होगा क्योंकि हाई कोर्ट के सामने ऑलरेडी रेज किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे भी रिइटरेट किया कि as far as writ of habeas corpus is concerned, उस मैटर में the principle of res judicata does not apply, ठीक है। in the case of writ of habeas corpus, principle of res judicata does not apply. अब आपको एक बात बताता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई करता है रिट प्रोसीडिंग्स पे या नहीं। देखिए, बहुत शुरुआत में ये व्यू था कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा आर्टिफिशियल फॉर्म है रेस जुडिकाटा का, तो रिट प्रोसीडिंग्स पे नहीं अप्लाई करेगा, पर बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू चेंज कर लिया और इसका सबसे अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट था देवीलाल मोदी वर्सेस सेल्स टैक्स ऑफिसर, ठीक है। अब देवीलाल मोदी जी को कहीं से पता चल गया होगा कि अरे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा तो अप्लाई करता ही नहीं रेट प्रोसीडिंग्स पे, तो पता है क्या करते थे, उन्होंने अपना क्लेम एक केस को कई भागों में स्प्लिट किया और धीरे धीरे पॉइंट लाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी अपनी पोजीशन बोली और बोला कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई करता है रेट प्रोसीडिंग्स पे भी, और तब से लेके अभी तक क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, इट इज अ सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ दैट कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाइज ऑन द रेट प्रोसीडिंग एज वेल। मैं इस पॉइंट पे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस नवाब हुसैन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन देवीलाल मोदी नहीं बताया था। देवीलाल मोदी अब बता रहा हूँ। जब भी रिट प्रोसीडिंग्स पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की बात करें तो आप देवीलाल मोदी वर्सेस सेल्स टैक्स ऑफिसर और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस नवाब हुसैन दोनों मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही रिट प्रोसीडिंग्स थी when specifically you're talking about constructive res judicata, ठीक है। रेस जुडिकाटा की एप्लीकेबिलिटी पे तो आप दरिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी मेंशन कर सकते हैं। जब भी ये सवाल है कि द एप्लीकेबिलिटी
of the principle of res judicata on writ proceedings. So you have to mention Darya versus State of Uttar Pradesh, और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा पे देवीलाल मोदी वर्सेस सेल्स टैक्स ऑफिसर, और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस नवाब हुसैन. ठीक है, वो the latter two are in particular in context of constructive res judicata, but Devilal Modi is an entertaining one. अब इनको पता चल गया होगा कि अरे उस टाइम तक कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा नहीं अप्लाई करता था, तो ये अपना क्लेम स्प्लिट करके ला रहे थे बार बार. अब सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया बहुत भयानक तरीके से. उन्होंने सीधे कह दिया कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाइज, और उन्होंने अपने ऑर्डर में रिकॉर्ड किया कि the present proceedings illustrate how a citizen who has been ordered to pay tax can postpone the payment of tax by prolonging the legal proceedings indeterminably. We have already seen that the present case, the appellant sought to raise additional points when he brought his appeal before this court by special leave. That is to say, he did not take all the points in the writ petitions and thought of taking new points in appeal. When leave was refused to him by this court to take those points in appeal, he filed a new petition in High Court and took those points, and finding that the High Court has decided against him on merits on those points, he came to this court. But that is not all. At the hearing of this appeal, he has filed another petition asking for the leave from this court to ask for some more additional points, and that shows that if constructive res judicata is not applied to such proceedings, a party can file as many writ petitions as he likes and take 1 or 2 points every time. That clearly is opposed to the consideration of public policy in which the res judicata is based, and would mean the harassment and hardship to the opponent. Besides, if such a course is to be adopted, the doctrine of finality of the judgment pronounced by this court would also be materially affected. We therefore are satisfied that the present case is barred by constructive res judicata. तो यहाँ से आपको कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की एप्लीकेबिलिटी मिल गई. फिर आप स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस नवाब हुसैन का जजमेंट मेंशन कर सकते हैं, वो मैं ऑलरेडी आपके लिए डिस्कस कर चुका हूँ. अब एक टर्म होता है डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट. डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट जब भी आप सुने तो उसका मतलब समझ जाइए इट इज़ अ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस, मतलब पार्टी अपीयर नहीं हुई. तो देयर इज ऑर्डर 9, रूल 9 which bars the plaintiff from prosecuting a fresh suit on the same cause of action. अगर वो अपीयर नहीं किया और सूट डिसमिस हो गया, ठीक है, अंडर ऑर्डर 9 रूल 8, अगर मान लीजिए डिफेंडेंट अपीयर करता है, प्लेंटिफ नहीं अपीयर करता है, तो ऐसे केस में कोर्ट के पास ऑप्शन होता है अंडर ऑर्डर 9 एंड रीडिंग रूल 8 एंड 9 टुगेदर आई कैन से कि उनका सूट बार हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में स्पेसिफिकली ऑर्डर 9 रूल 9 बार करता है. ऑर्डर 9 का रूल 8 बताता है कि जब सिर्फ डिफेंडेंट ही अपीयर करता है तो फिर कोर्ट चाहे तो डिसमिस कर दे केस को, और या अगर डिफेंडेंट एडमिट करता है द केस ऑफ द प्लेंटिफ तो इट में पास द डिक्री जितनी की डिफेंडेंट एडमिट कर रहा है कि केस ऑफ द प्लेंटिफ इज ट्रू टू दैट एक्सटेंट ओनली. ऑर्डर 9 का रूल 9 जो होता है वो अगर कोई डिक्री पास हो गई है अगेंस्ट द प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार्स द फ्रेश सूट. जहाँ पे भी कोई सूट वोनली या पार्टली डिसमिस हो गया अंडर रूल 8 तो द प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग अ फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 9 रूल 9. तो सवाल ये उठता है कि क्या डिसमिसल एंड डिफॉल्ट पे रेस जुडिकाटा लगता है? द आंसर इज नहीं लगता है, बिकॉज द मैटर इज नॉट सेट टू बी हर्ड एंड डिसाइडेड ऑन मेरिट्स. ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पर मैं रीइटरेट कर रहा हूँ. फिर अगर डिसमिसल एंड लिमाइन है बाय नॉन स्पीकिंग ऑर्डर तो क्या होगा? द सूट इज नॉट बार्ड बाय रेस जुडिकाटा बिकॉज इट हैज बीन डिसमिस्ड बाय नॉन स्पीकिंग ऑर्डर. ठीक है, बट समरी डिसमिसल ऑन मेरिट्स वुड मे अप्लाई द बार ऑफ रेस जुडिकाटा. अगर मान लीजिए स्पेशल लीव टू अपील डिसमिस कर दी गई है बाय नॉन स्पीकिंग ऑर्डर तो रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा? नो. अगर स्पेशल लीव टू अपील डिसमिस की गई है मेरिट्स पे तो रेस जुडिकाटा वुड अप्लाई. वैसे ही एक्स पार्टे डिक्री पे रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा, पर क्या कॉम्प्रोमाइज डिक्री पे रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा? द आंसर इज नो. कॉम्प्रोमाइज डिक्री में ये नहीं कहा जा सकता दैट द मैटर वाज हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड. कॉम्प्रोमाइज डिक्री में ये होता है ना कि दो पार्टी कॉम्प्रोमाइज करती हैं और उस पर कोर्ट का अप्रूवल हो जाता है, सील ऑफ अप्रूवल होती है, तो उसके अकॉर्डेंस में डिक्री पास होती है. बट वहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता दैट द मैटर वाज हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड. प्रीडोमिनेंट व्यू यही है और एक्चुअल प्रैक्टिस व्यू भी यही है कि
कॉम्प्रोमाइज डिक्री में रेस जुडिकाटा नहीं लगता है। वो अलग बात है कि कॉम्प्रोमाइज डिक्री विल बी अ बार टू द फ्रेश सूट। एक बार कॉम्प्रोमाइज डिक्री पास हो गई तो आप फ्रेश सूट सेम कॉज ऑफ एक्शन पे नहीं ला सकते, वो अलग चीज़ है। उसके लिए आप ऑर्डर 23 का रूल 3A देख सकते हैं, जो यही बात कहता है जो मैंने भी बताई। इट इज़ अ बार टू द सूट जिसके बेसिस पे कॉम्प्रोमाइज डिक्री पास की गई। यू कैन नॉट ब्रिंग अ फ्रेश सूट ऑन द मैटर ऑन द ग्राउंड ऑन विच द कॉम्प्रोमाइज डिक्री हैज़ बीन पास। ठीक है। सेक्शन 3A कहता है of order 23 that no suit shall lie to set aside the decree on the ground that a compromise on which the such decree is based was not lawful। ठीक है, ये 3A कहता है of order 23। तो compromise decree को ये नहीं बोला जाता है it is heard and finally decided, और व्यू यही है सुप्रीम कोर्ट का भी और मेजॉरिटी ऑफ द हाई कोर्ट्स का भी कि कॉम्प्रोमाइज डिक्री पे रेस जुडिकाटा नहीं लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैटर कैन नॉट बी सेड टू बी हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। ये मैं अभी से इसलिए बता रहा हूँ ना, और बार बार रिइटरेट कर रहा हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि जब ऑर्डर 23 पे आएंगे तो ये वाले पॉइंट्स में कुछ नुआंसेस हैं कॉम्प्रोमाइज डिक्री में, तो वहाँ पे जब मैं एलैबोरेट कर रहा हूँ सो आई वांट यू टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, ये पहले ही याद रखिएगा। ठीक है, फिर विड्रॉल ऑफ द सूट पे रेस जुडिकाटा नहीं लगता है। ठीक, क्योंकि वो टेक्निकल ग्राउंड पे चीज़ है, वो अलग बात है, बार टू द सूट होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अफेक्ट ऑफ रेस जुडिकाटा इज द बार टू द सूट, बट बार टू द सूट डज नॉट अमाउंट टू रेस जुडिकाटा। ठीक है, ये मत समझ लीजिएगा कि जहाँ जहाँ बार टू द सूट है वो रेस जुडिकाटा है। नो, अफेक्ट ऑफ रेस जुडिकाटा इज द बार टू द सूट, और रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी बोला जाएगा कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज। विड्रॉल टू द सूट पे रेस जुडिकाटा क्यों नहीं अप्लाई होता है? बिकॉज इट कैन नॉट बी सेड दैट द फाइनल एडजुडिकेशन इज ऑन मेरिट्स। ठीक है, लेकिन ये है कि बार टू द सूट कहाँ पे होगा? विड्रॉल ऑन द सूट में, अगर बिना कोर्ट की परमिशन के सूट विड्रॉ कर लिया गया है ऑर्डर 23 के रूल 1 में। अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं तो क्या रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा? द आंसर इज नो। फ्रॉडुलेंट डिक्री, अगर मान लीजिए कोर्ट से कोई डिक्री फ्रॉड से ली गई है तो क्या रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा? द आंसर इज नो। ठीक है, तब रेस जुडिकाटा नहीं अप्लाई करता है। सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए या लॉ चेंज हो गया है तब भी रेस जुडिकाटा नहीं अप्लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि रेस जुडिकाटा अप्लाइज ऑन स्टैटिक सिचुएशंस। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि रेस जुडिकाटा applies to different stages of the same suit or proceeding as well। ठीक है, res judicata applies to the different stages of the same suit or proceeding as well। If an interlocutory order decides a controversy between the parties, such a decision would bind the parties and the parties would not be allowed to set the clock back during the pendency of the proceeding। ठीक है, तो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स जो कंट्रोवर्सी डिसाइड करते हैं, देखिए दो तरीके के इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स होते हैं, एक जो कंट्रोवर्सी डिसाइड करते हैं और दूसरे जो नहीं, जैसे एडजर्नमेंट वाले पॉइंट पे रेस जुडिकाटा नहीं लगता। लेकिन मान लीजिए कोई इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है जो कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज डिसाइड कर देता है, ठीक है, या कोई मटेरियल इशू डिसाइड कर देता है, तो उसी सूट की प्रोसीडिंग में भी रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा। बार बार पार्टी ये नहीं कह सकती कि नहीं वो जो इशू आपने मेरे खिलाफ डिसाइड किया है उसी सूट के अंदर वो फिर से डिसाइड करिए, वो बार बार नहीं किया जा सकता। तो रेस जुडिकाटा अप्लाइज एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेम सूट और प्रोसीडिंग एज वेल। ठीक है, तो मान लीजिए कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया रिगार्डिंग इम्प्लीडमेंट ऑफ द पार्टीज, या इशूज पॉइंट से डिसाइड कर दिया कि कौन कौन सी पार्टीज इम्प्लीड होंगी, या ये इशू डिसाइड कर दिया कि मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट है या नहीं, कोर्ट ने जुरिसडिक्शन का इशू डिसाइड कर दिया। तो एक बार उसने ये पॉइंट्स डिसाइड कर दिए, एक बार उसने इन पॉइंट पे एक डिसीजन दे दिया, तो इट कैन नॉट बी रीओपनड अगेन इन द सेम प्रोसीडिंग। आप ये अलग बात है कि आप अपील पे चैलेंज कर लीजिए, बट आप उसको सेम प्रोसीडिंग में रीओपन नहीं कर सकते। वैसे ही सेकेंड पॉइंट पे आता हूं, इंटरिम ऑर्डर्स और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स जो कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज डिसाइड करते हैं आइदर फुली और इन पार्ट, तो उन सिचुएशंस पे भी रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा। ठीक है, उस पे भी रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा। लेकिन मान लीजिए इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स ऐसे हैं जो कंट्रोवर्सी नहीं डिसाइड कर सकते, जैसे कि मान लीजिए एडजर्नमेंट का ऑर्डर दे दिया है कोर्ट ने कि आज हियरिंग नहीं होगी, बाद में होगी, तो एडजर्नमेंट का जो इशू है इट डज नॉट डिसाइड द कंट्रोवर्सीज बिटवीन द पार्टीज, वो है इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। ठीक है, तो ऐसे ऑर्डर्स जो हैं इन पे रेस जुडिकाटा नहीं लगता। ठीक, जो इंटरिम ऑर्डर्स या इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर कंट्रोवर्सी डिसाइड करते हैं उन्हीं पे रेस जुडिकाटा लगता है। ठीक है,
अब फाइनली बताता हूँ व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा. पहला, अगर जजमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, रेस जुडिकाटा वुडंट अप्लाई. अगर प्रीवियस स्पेशल लीव टू अपील मेरिट पे डिसमिस नहीं की गई है तो रेस जुडिकाटा नहीं अप्लाई करेगा. अगर डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन के लिए सू किया जा रहा है और पार्टी सेम नहीं है, या मैटर इन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू आर डिफरेंट, तो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं करेगा. अगर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर उस नेचर का नहीं है विच डिसाइड्स द कंट्रोवर्सीज बिटवीन द पार्टीज, तो रेस जुडिकाटा वुडंट अप्लाई. ठीक है, जनरली यही पॉइंट होता है कि इंटरिम ऑर्डर्स पे रेस जुडिकाटा जनरली अप्लाई नहीं करता, लेकिन अगर वो कंट्रोवर्सी डिसाइड करता है तभी अप्लाई करता है. सो इन एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर जनरली रेस जुडिकाटा डजंट अप्लाई ऑन देम. ठीक है, जहां पे रेस जुडिकाटा की प्ली को वेव कर दिया गया है वहां पे भी रेस जुडिकाटा वुडंट अप्लाई. जहां पे कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है या इट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू डिसाइड द इशू, वहां पे भी रेस जुडिकाटा वुडंट अप्लाई. When there is a change in law and circumstances, then res judicata wouldn't apply. So all in all, you have 7 exceptions to res judicata. ठीक है. एक केस है राजू राम सिंह वर्सेस महेश देवराव. उसमें 2 लीगल प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने बताए थे बेसिकली कि as far as exception of res judicata is concerned, 2 मेन एक्सेप्शन है. पहला ये है, a decision rendered without jurisdiction being a nullity, the principle of res judicata shall not apply. एंड सेकेंडली, अगर फ्रॉड कमिट हुआ है कोर्ट पे तो रेस जुडिकाटा वुडंट अप्लाई. ठीक है. सो ऑल इन ऑल दीज वर द मेन डिफरेंसेस. ठीक है, सॉरी नॉट डिफरेंसेस, एक्सेप्शंस. दीज वर द मेन एक्सेप्शंस. अब मैं आपको कुछ सर्कमस्टेंसेस बताता हूँ जहाँ पे देयर इज अ बार टू द सूट. ठीक है, जैसा कि सेक्शन 11 में है रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा देन देयर इज अ बार टू द सूट. सेक्शन 21A है where a decree sought to be challenged on objection as to territorial jurisdiction, तब भी there is a bar to the suit. Section 47 के subsection 1 में where the question relates to the execution, discharge or satisfaction of the decree, तब उसी question पे आप second suit नहीं ला सकते, आपको executing court के ही सामने वो issues उठाने पड़ेंगे. As far as the question relates to the execution, discharge or satisfaction of the decree, there cannot be a separate suit for that point. Then under section 95 subsection 2, where an order is made for determining an application for compensation of arrest, attachment or temporary injunction. अगर आपने ये वाले पॉइंट सेक्शन 95 में रेज कर दिए, यू कैन नॉट ब्रिंग अ सेपरेट सूट ऑन दैट पॉइंट. सेक्शन 95 का सबसेक्शन 2 बार करेगा. रेस्टिट्यूशन के मैटर्स आपको अंडर सेक्शन 144 सबसेक्शन 2 कैन नॉट बी रेज्ड इन अ सेपरेट सूट रेस्टिट्यूशन में. ठीक है, आप सेपरेट सूट से नहीं रेज कर सकते उसको. सेक्शन 144 सबसेक्शन 2 बार्स इट. सेक्शन 144 का सबसेक्शन 2 कहता है, नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग एनी रेस्टिट्यूशन और अदर रिलीफ विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1. ठीक है, रेस्टिट्यूशन को बाद में बताऊंगा, अभी मैं ये बता रहा हूँ बार टू द सूट्स है कहाँ कहाँ. देन वी कम टू ऑर्डर 2 रूल 2. व्हेन देयर इज एन ओमिशन टू सू इन रिस्पेक्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द क्लेम बाय द प्लेंटिफ, you cannot sue for it again, there is a bar to the suit. Then order 9 rule 9, when the decree is passed against the plaintiff by default. Then there is order 11 rule 21, when the suit is dismissed for non-compliance of the order of discovery. Then there is order 22 rule 9, when the suit has abated. Then there is order 23 rule 1, where the suit or part of the claim has been abandoned by the plaintiff. Then there is order 23 rule 1 sub rule 3, where the suit or part of the claim has been withdrawn by plaintiff without the leave of the court. देखिए, ऑर्डर 23 रूल 1 के सब रूल 1 और ऑर्डर 23 रूल 1 के सब रूल 3 में डिफरेंस ये है कि रूल 1 के सब रूल 1 में द सूट और पार्ट ऑफ द क्लेम प्लेंटिफ अबैंडन कर देता है, छोड़ देता है, वाइल रूल 1 के सब रूल 3 में ये होता है कि जो प्लेंटिफ है वो सूट को विड्रॉ करता है विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट. देन देयर इज ऑर्डर 23 रूल 3A, where the compromise decree sought to be challenged on the ground that the compromise was not lawful. उस ग्राउंड के लिए आप सेपरेट सूट नहीं ला सकते. ठीक है, सो दीज वर द सिचुएशंस वेयर देयर इज अ बार टू द सूट. अब ये एग्जॉस्टिवली नहीं बताया है, और भी जगह हैं जहाँ पे देयर इज बार टू द सूट, स्पेशली अंडर ऑर्डर 21.
ऑर्डर 21 में जब हम लोग डील करेंगे तो वहाँ पे भी डील करेंगे, पर ये मोटा मोटा ये मेन चीज़ें हैं, ठीक है, ये पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो ये मैंने आपको बता दी। जस्ट कीप ऑल इन सबको मार्क कर लीजिएगा अपनी बेयर एक्ट में, इन वाले प्रोविजंस को जो मैंने बताया, सेक्शन 21A, सेक्शन 47, सेक्शन 47 सबसेक्शन 1, सेक्शन 95 सबसेक्शन 2, सेक्शन 144 सबसेक्शन 2, ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 11 रूल 21, ऑर्डर 22 रूल 9, ऑर्डर 23 रूल 1, ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3, ऑर्डर 23 रूल 3A, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे एज फार एज रेस जुडिकाटा वाज कंसर्न। इसमें इतने ही नुआंसेस थे, इतनी चीज़ें थी आज के लिए। वील सी कि इफ यू हैव टू टेक सम ऑफ द एडवांस पॉइंट ऑफ द रेस जुडिकाटा, क्योंकि देखिए मेनली आपके एग्जाम के पर्पस के लिए सारा हो गया है, ठीक है। इफ़ आई फील लाइक इट, मैं कल एडवांस पॉइंट ऑफ रेस जुडिकाटा भी उठाऊंगा, वरना मैं फॉरेन जजमेंट से शुरू कर दूंगा, ठीक है। सो इट डिपेंड्स, क्योंकि एडवांस पॉइंट स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस के पर्पस के लिए रेलिवेंट है, एग्जाम के पर्पस से तो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है वो। एग्जाम के पर्पस से जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ पे हो चुकी हैं। सो टुमारो आई विल आइदर टेक अप एडवांस पॉइंट्स ऑफ रेस जुडिकाटा और फॉरेन जजमेंट, ठीक है। आई एम tilting towards foreign judgment, but let us see what I do tomorrow, ठीक है। So that is it for today, I'll see you tomorrow.